नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में सीटेट के लिए जो हम ईवीएस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क एंड प्ले, यानी कि कार्य और खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर खेल की आवश्यकता जो है वो आखिर क्यों है। ठीक है, तो खेल जो है बताया जाता है कि एक ऐसी गतिविधि है जिससे शरीर स्वस्थ होता है, लचीला होता है और ऊर्जावान बनता है। याद रखेंगे, खेल एक ऐसी गतिविधि है जिससे बॉडी जो है वो हेल्दी होती है, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसके अलावा बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। तो ये सभी खेल के लाभ हैं जो कि शरीर को होते हैं। आगे देखते हैं। अब खेल जो है वो घर के अंदर भी खेले जाते हैं और घर के बाहर भी खेले जाते हैं। तो खेल जो है जो घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंडोर। और जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आउटडोर। तो खेल दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर कहा जाता है और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को आउटडोर कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल इंडोर है और कौन सा खेल आउटडोर। तो आगे हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि खेल दो प्रकार के हैं, इंडोर और आउटडोर। तो अगर हम लोग कुछ खेलों के नाम लें, जैसे कि मान लीजिए कि आपने खेल सभी ने बचपन में खेला होगा, लूडो, है ना। लूडो इंडोर खेल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका कैरम, कैरम भी आपका इंडोर खेल है। शतरंज यानी कि जो चेस है वो भी आपका इंडोर खेल है। और इसके अलावा जो है आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन भी आपका इंडोर खेल है। ठीक है, देखो टेनिस जो है वो आउटडोर है लेकिन बैडमिंटन जो है वो इंडोर है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, कहीं अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि दोनों देखने में लगभग एक जैसे हैं। बस टेनिस में जो है वो बॉल का यूज़ होता है, बैडमिंटन में शटल का यूज़ होता है। लेकिन फिर भी टेनिस आउटडोर में आएगा और बैडमिंटन इंडोर में आएगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि बैडमिंटन को खेलने के लिए शटल का यूज़ होता है। बैडमिंटन में जो चिड़िया होती है उसको क्या बोलते हैं? शटल। ये हल्की होती है, इस पे हवा का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसको आउटडोर नहीं खेला जाता है और इसको इंडोर खेला जाता है। क्योंकि बाहर खेलेंगे तो हवा का प्रभाव पड़ेगा ना इस पे, क्योंकि इतनी हल्की शटल होती है, हवा उस पर अपना इफेक्ट ज़्यादा डालेगी। इस वजह से इसे इंडोर खेल कहा जाता है। आउटडोर की अगर हम लोग बात करें तो आउटडोर में आपका हॉकी है, इसके अलावा आपका क्रिकेट है, ठीक है, और फुटबॉल है। फुटबॉल के अलावा आपका टेनिस है। इस प्रकार के जो बहुत सारे अन्य खेल हैं ये सभी आपके आउटडोर खेलों में आएंगे। आगे देखते हैं। अगर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो मेजर जो ध्यानचंद हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है इनका संबंध जो है वो हॉकी से था, आप याद रखेंगे, और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को ही पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता था। याद रखेंगे, इसी का जो पुराना नाम है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला पुरस्कार है आपका अर्जुन पुरस्कार और उसके बाद में है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत में खेल जगत के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये तीन बड़े पुरस्कार हैं। आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे ही पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो है वो जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 1991 में। याद रखेंगे, जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1991 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि जो है वो खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1991 में। यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि जो है वो खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है
और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1961 में। और इसमें जो है 15 लाख रुपए की धनराशि जो है वो प्रदान की जाती है खिलाड़ी को, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो इस पुरस्कार के रूप में उन्हें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तीसरा जो पुरस्कार है वो आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1985 में, 1985 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की एक खासियत है कि ये जो है दिया जाता है कोच को, और इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। याद रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। कोच यानी कि जो प्रशिक्षक होते हैं, जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूं। जैसे कि आप, एक खिलाड़ी है जिनका नाम है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। पुलेला जो गोपीचंद हैं, ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको खेल जगत के ये तीनों बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि पुलेला गोपीचंद को राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार और इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन तीनों से सम्मानित किया गया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखो, खिलाड़ी के रूप में तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया ही, उसके बाद में इन्होंने कोच के रूप में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किसके कोच थे, इनका संबंध किस खेल से था? तो याद रखेंगे, इनका संबंध है बैडमिंटन से। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और आपने साइना नेहवाल का नाम जरूर सुना होगा। साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये साइना नेहवाल के कोच जो है रह चुके हैं, और इनके ही जो है कार्यकाल में, यानी कि इनके ही प्रशिक्षण के दौरान साइना नेहवाल ने उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन किया भारत के लिए। इस वजह से जो है पुलेला गोपीचंद को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम के बारे में। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, आपको पता है कि ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले वानखेड़े स्टेडियम एक है मुंबई में, वो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और इसका ही पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था। याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के पुराने जो स्टेडियम है उनमें से एक है, और ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। याद रखेंगे, ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका लाहौल स्टेडियम। लाहौल स्टेडियम जो है, ये आपका भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसका निर्माण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में जो है लाहौल एवं स्पीति की घाटियां हैं। ठीक है, लाहौल एवं स्पीति की घाटियां कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो उसी क्षेत्र में इस स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही एक और स्टेडियम भी है, जो कि धर्मशाला में स्थित है। क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर आईपीएल वगैरह के मैच होते हैं, आपने देखे होंगे, इंटरनेशनल मैच भी होते हैं इसके अलावा धर्मशाला में। तो ये भी भारत में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, और ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है, ये भारत का F1 जो है रेस ट्रैक है। ये भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेसिंग कार ट्रैक है, और ये स्थित है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। नारायण कार्तिकेयन आपने नाम सुना होगा। तो नारायण कार्तिकेयन जो है, ये भारत के पहले फार्मूला 1 रेसर हैं। भारत के जो पहले फार्मूला 1 कार ड्राइवर हैं, जो रेसर हैं, उनका नाम क्या है? नारायण कार्तिकेयन। याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है, ये आपका स्थित है नई दिल्ली में, और ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कुछ खेल इंडोर होते हैं, कुछ खेल आउटडोर होते हैं। तो जैसे कि आपका बैडमिंटन हो गया, इसके अलावा आपका बास्केटबॉल हो गया, इस प्रकार के जो खेल हैं वो आपके इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले जाते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा विशाल इंडोर स्टेडियम है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका शेर कश्मीर स्टेडियम। शेर कश्मीर स्टेडियम जो है, इसका संबंध क्रिकेट से है, और ये आपका स्थित है श्रीनगर में। फिर है आपका अरुण जेटली स्टेडियम। इसका संबंध भी क्रिकेट से है, और ये है आपका नई दिल्ली में।
इसका पुराना नाम जो था वो था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। याद रखेंगे, इसका पुराना नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका ही नाम बदल कर दिया गया है अब अरुण जेटली स्टेडियम। फिर उसके बाद में आता है आपका भूपेन हजारिका स्टेडियम। ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है और ये गुवाहाटी असम में स्थित है। फिर है आपका चिदम्बरम स्टेडियम। चिदम्बरम स्टेडियम का संबंध भी क्रिकेट से है और ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखेंगे। आगे देखिए, फिर उसके बाद में आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। इसका संबंध भी क्रिकेट से है और ये हैदराबाद में है। फिर है उसके बाद में आपका इकाना स्टेडियम। ये भारत का एक नया स्टेडियम है जिसका रिलेशन है क्रिकेट के साथ और ये लखनऊ में बनाया गया है। वानखेड़े स्टेडियम जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले जो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था वो वानखेड़े स्टेडियम था। फिर उसके बाद में आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये यूपी का पहला स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है और ये है आपका कानपुर में। और उत्तर प्रदेश में जो दूसरा स्टेडियम है वो कहाँ बनाया गया है? इकाना स्टेडियम, लखनऊ में। याद रखेंगे उनको। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है और ये दिल्ली में स्थित है। फिर आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, बेंगलुरु में स्थित है। फिर है आपका साल्ट लेक स्टेडियम, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है और ये आपका कोलकाता में स्थित है, याद रखेंगे। अब कुछ राष्ट्रीय खेलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग देश के जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। नेक्स्ट है आपका चीन। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है, जो नेशनल गेम है, वो है टेबल टेनिस। फिर है आपका भूटान। भूटान का नेशनल गेम है तीरंदाजी। फिर है उसके बाद में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। तो याद कर लेंगे, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, चीन का है टेबल टेनिस, भूटान का है तीरंदाजी और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। फिर उसके बाद इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से ही हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी, याद रखेंगे। इंग्लैंड में एक मैदान है जिसका नाम है लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का, याद रखेंगे। लॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का। स्पेन। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बुल फाइटिंग, याद रखेंगे। उसके बाद में आता है श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, इंग्लैंड का है क्रिकेट, स्पेन का है बुल फाइटिंग और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। फिर उसके बाद में आता है आपका कनाडा। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, बर्फ पे खेली जाने वाली हॉकी। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका कबड्डी। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। बांग्लादेश का है कबड्डी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। ठीक है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी, पाकिस्तान का हॉकी और स्कॉटलैंड का रग्बी। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जर्मनी की अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। न्यूजीलैंड का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी है। न्यूजीलैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो प्रमुख कुछ खेल होते हैं तो अक्सर उनमें खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रग्बी। रग्बी में ही सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। फिर आता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में होती है 11। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी 11 है, इसके अलावा हॉकी में भी 11 है। ठीक है, तो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इन तीनों में ही खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। बेसबॉल की एक बात करें जो कि यूएसए का नेशनल गेम है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। इसके अलावा कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। और बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर उसके बाद में टेनिस। तो टेनिस में खिलाड़ी होते हैं 1 या 2। टेबल टेनिस में भी खिलाड़ी कितने होते हैं? 1 या 2। बैडमिंटन में भी जो खिलाड़ी हैं वो होते हैं 1 या 2, याद रखेंगे। अब प्रमुख खेलों से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम जो है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी ईवीएस की जो बुक में दिए गए खिलाड़ी हैं उन्हीं के नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं।
तो सबसे पहला नाम आता है जिसकी कर्णम मल्लेश्वरी का। तो कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो है भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। 130 किलोग्राम वेट इन्होंने उठाया है और भारत के लिए इन्होंने 29 पदक जो है वो जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखें इनको। भारत की जो है ये ऐसी एक जो है महिला खिलाड़ी हैं जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है और इन्होंने भारत के लिए 29 जो मेडल हैं वो जीते हैं। एमसी मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध है बॉक्सिंग के साथ, मुक्केबाजी के साथ, और ये जो है मणिपुर से संबंधित है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? याद रखेंगे, मणिपुर। मणिपुर जो है यहीं पर भारत का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की जा रही है। याद रखेंगे, भारत की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? मणिपुर में की जा रही है। साक्षी मलिक जो है इनका संबंध है कुश्ती से। साक्षी मलिक का संबंध जो है किसके साथ है? कुश्ती के साथ है। विराट कोहली, आप सबको पता है विराट कोहली का संबंध जो है वो है क्रिकेट के साथ। विराट कोहली का संबंध किसके साथ है? क्रिकेट के साथ। फिर आते हैं सुशील कुमार, तो सुशील कुमार का संबंध जो है वो भी है कुश्ती के साथ। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो इनका संबंध जो है वो हॉकी के साथ है। फिर उसके बाद में आती है आपकी पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन के साथ। फिर है आपकी मिताली राज, मिताली राज का संबंध है क्रिकेट के साथ। नेक्स्ट है आपके अजय ठाकुर, अजय ठाकुर का संबंध है कबड्डी के साथ। फिर है उसके बाद आपके सुप्रिया, ठीक है। तो सुप्रिया जो है इनका संबंध जो है वो है किसके साथ? याद रखेंगे, इनका संबंध जो है सुप्रिया का वो है आपका खो खो के साथ। खो खो गेम आप जानते होंगे, तो इनका संबंध है खो खो के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि खो खो का जो गेम होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खो खो का जो गेम है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।